नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी विषय देखेंगे और हिंदी विषय में हम लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करेंगे। और आज का जो सेट नंबर होगा मेरा सेट नंबर 7 होगा। इसके पहले जो है हम सेट 6 तक जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कशन कराए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट 7 का जो भी प्रश्न लिया गया है इसमें आपको जो प्रश्न मिलेगा हिंदी साहित्य का प्रश्न मिलेगा और हिंदी व्याकरण का आपको प्रश्न मिलने वाला है। और सभी प्रश्नों का डिस्कशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको जो है हम कराने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन दिया है उससे रिलेट करके, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ते हुए आपको डिस्कशन यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 7 से पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिए, दूसरा संस्करण जो है इसका प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये गारसा द तासी का जो ये ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है इनका, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ जो है सबसे पहले कहे कि किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, आपसे पूछ सकता है। तो इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यन्य ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यन्य ने हिंदी में क्या किया है, इस ग्रंथ का अनुवाद किया हुआ है। और आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया है, तो गारसा द तासी ने ही किया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इस ग्रंथ में आपसे पूछा जाए कि इस ग्रंथ में कितने कवि का वर्णन किया गया है, तो 738 कवि का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1888 ईस्वी में हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। भाषा काव्य संग्रह जो है किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रचना जो है आपका महेश दत्त शुक्ल का है। किसका है, महेश दत्त शुक्ल का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है एक ग्रंथ लिखे हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। कहे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आप श्याम बिहारी मिश्र देख रहे हैं, ये जो है मिश्र बंधु के भाई में आते हैं। किस में आते हैं, मिश्र बंधुओं में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु में कितने लोग आते हैं, तो 3 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक जो है आपका श्याम बिहारी मिश्र है, दूसरा है सुखदेव बिहारी हैं, तीसरा है गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो इन तीनों का नाम रखिएगा, याद रखिएगा कि मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं। पहला श्याम बिहारी है, दूसरा जो है आपका जो है सुखदेव बिहारी, और तीसरा जो है गणेश बिहारी हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। ध्यान रखिएगा, हमीर रासों के रचनाकार जो हैं सारंगधर हैं। कौन जी, सारंगधर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ शुक्ल जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो अब देखिएगा शुक्ल जी जो हैं ये आदिकाल का क्या नाम दिए हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो शुक्ल जी जो हैं आदिकाल को बोलते हैं बिरगाथा काल। क्या बोलते हैं जी? बिरगाथा ये काल बोले हुए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 कह रहा है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को बोला जाता है। आपसे कहे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे या अपभ्रंश का व्यास कहे तो इसे किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। अब देखिएगा राम कुमार वर्मा जो है, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। याद रखिएगा राम कुमार वर्मा जो हैं स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि क्या करते हैं? मानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब जो है स्वयंभू का कुछ ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, जैसे ध्यान रखिएगा इनका एक ग्रंथ है बहुत ही फेमस है पौम चरियू। कौन सा? पौम चरियू जो है किसका ग्रंथ है? स्वयंभू का है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम का वर्णन किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है इनका ग्रंथ जो है रिटनेमी चरियू है। क्या है? रिटनेमी चरियू है। उसके बाद जो है स्वयंभू छंद है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बोले कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र को क्या बोला गया है? प्रकृति का पाणिनि बोला गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा अगर पुष्पदंत से अगर सवाल पूछा जाता है तो पुष्पदंत को बोला गया है हिंदी का भवभूति। कहे कि हिंदी का भवभूति किसे बोला गया है? तो पुष्पदंत को बोला गया है। अब देखिएगा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं आपका राहुल संकृत्यान जो है सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये जो कथन है आपका कबीर दास का क्या है? कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप जानते हैं नाभा दास की एक रचना जो है बहुत ही फेमस है, जैसे कहे कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। और कहे कि कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो इन्हीं के शिष्य ने किया था, धर्मदास ने किया था। क्या कि कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो धर्मदास ने किया था, जो कबीर दास के क्या थे? शिष्य थे। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। इसमें 3 रचना है, साखी है, शबद है और क्या है? रामायणी है। अब देखिएगा सूरदास जो हैं ये जो है ब्रज भाषा के सूरदास जो है ब्रज भाषा में क्या करते हैं? कविताएं लिखते हैं। और सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? ये जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 नंबर 6 नंबर कह रहा है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? मैं कितने नंबर पे आएगा सुंदरकांड? ये जो है 5वां कांड है। कितना कांड है? 5वां कांड है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रामचरितमानस में कितने कांड का वर्णन किया गया है? तो 7 कांड का वर्णन किया गया है। कितने कांड का? 7 कांड का वर्णन किया गया है, जिसमें सुंदरकांड जो है आपका 5वां कांड है। 5वां कांड है। आप देख भी लीजिए, पहला जो कांड होता है उसको हम बाल कांड बोलते हैं, दूसरा अयोध्या कांड बोलते हैं, तीसरा अरण्य कांड बोलते हैं, चौथा किष्किंधा कांड बोलते हैं, 5वां सुंदर कांड हो जाएगा, छठा जो होगा लंका कांड हो जाएगा और 7वां उत्तर कांड हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो 2 नंबर का जो कांड है आपका अयोध्या कांड, 2 नंबर वाला अयोध्या कांड, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछता है। क्या पूछ सकता है आपसे कि किस कांड को हृदय का स्थल कहा जाता है? किस कांड को रामचरितमानस में किस कांड को अयोध्या कांड कहा जाता है? तो अयोध्या कांड किसको बोला जाएगा? हृदय स्थल। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का क्या बोला जाता है? हृदय स्थल बोला जाता है।
अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिए, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा, ये जो है 1631 ईस्वी में क्या किया गया है, लिखा गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि शुद्ध द्वैतवाद, क्या बोलेगा, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। अगर आपसे कहता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो शंकराचार्य हो जाएंगे, ठीक है ना। और कहे कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि रामानंद जो है ये किसके गुरु हैं, रामानंद जो हैं ये किसके गुरु हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए। 8 कह रहा है कि विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? विरह वारिस जो है किसकी कृति है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है बोधा की है। किसका है? बोधा का है। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं, बोधा को देख रहे हैं, ये रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। और आप ध्यान दीजिए, बोधा की एक रचना भी है, कौन सा है, इश्कनामा। कहे कि इश्कनामा जो है किसकी रचना है, तो ये बोधा की ही इश्कनामा क्या है, रचना है। अब देखिएगा, जो ये आप देख रहे हैं, ठाकुर देख रहे हैं और आलम देख रहे हैं, ये भी जो है रीतिकाल के कवि हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो ध्यान रखिएगा, सेनापति की रचना जो हो जाएगा कवित रत्नाकर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, सेनापति जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि ब्रज भाषा में उनकी कविताएं देखने के लिए मिलता है। और ये ज़्यादा कविताएं जो है किस प्रकार के अलंकार में लिखते हैं, तो श्लेष अलंकार में ये अपनी कविताएं ज़्यादा लिखते हैं। उनका श्लेष अलंकार जो है ये प्रिय है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कवित जो रत्नाकर है इसमें कितने छंद का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा 394 छंद का इसमें वर्णन किया गया है। और कवित रत्नाकर में अगर पूछा जाए किसका वर्णन है, तो याद रखिएगा इसमें जो है राम कथा का वर्णन है, सबसे फेमस। कवित रत्नाकर में किसका वर्णन है, तो राम कथा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है, रसराज बोला जाता है। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो ये उर्दू में जो थे अब्र नाम से क्या करते थे, कविता लिखते थे। कौन? प्रेमघन जो थे अब्र नाम से कविता लिखते थे। और प्रेमघन जो है भारतेंदु युग कवि हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। प्रेमघन जो है भारतेंदु युग क्या है जी, कवि हैं। इनकी रचना जो है कुछ याद रखने लायक है, जैसे रचना याद रखिएगा, जीर्ण जनपद, क्या है जी, जीर्ण जनपद इनकी रचना है। मयंक महिमा है, वर्षा बिंदु है, इनकी रचना है प्रेमघन की। क्या क्या? जीर्ण जनपद हो गया पहला, दूसरा आनंद अरुणोदय हो गया, मयंक महिमा हो गया, और वर्षा बिंदु किसकी रचना है, प्रेमघन की रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? रत्नाकर की नहीं है। देखिए उद्धव शतक जो है रत्नाकर की रचना है, रत्नाष्टक भी रत्नाकर की है, और समालोचना दर्श भी किसका है, रत्नाकर का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सुंदरी तिलक जो है ये जो है रत्नाकर की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ये जो है घना, इसमें जो है सुंदरी तिलक जो है यह घनानंद की कविताओं का क्या है, ये संकलन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर रत्नाकर का आपसे जो है जन्म पूछ ले कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म 1866 में हुआ था। इनका एक रचना बहुत फेमस है, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण किसका रचना है, तो रत्नाकर जी की रचना है गंगा अवतरण। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12 नंबर, कह रहा है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन हो जाएंगी, तो ये जो हो जाएंगे निराला जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिएगा तुलसीदास की अगर विधा पूछा जाए तो इसकी विधा क्या है, तो ये जो है कविता है। क्या है जी, ये कविता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। अब जो है निराला की कुछ रचना भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे जो है इनकी रचना जो है कुकुरमुत्ता है। क्या है, कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है। अगर आपसे पूछा जाए कि निराला जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, निराला जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो इनका जो है पहला काव्य संग्रह जो है अनामिका है। क्या है जी, अनामिका है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे बोला जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद यादव जो हैं छायावाद के कवि हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार हैं। तो यात्री नाम से कविताएं एक ही आदमी लिखते हैं जिनका नाम है नागा अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिएगा नागा अर्जुन जो हैं बहुत ही फेमस है, क्योंकि उन्हें 1968 ईस्वी में एक रचना पर क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उनकी रचना का नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। यही उनकी रचना है जिस पर क्या मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अगर कहे कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है, जो स्टेट में पूछा हुआ था 2025 में, तो इनका मूल नाम जो हो जाएगा बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग जन कवि भी, इन्हें जन कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जन कवि भी इन्हें बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये जो है इनको पत्रहीन नग्न गाछ पर जो है 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो यात्री नाम है ये साहित्यिक उपनाम है। क्या है जी, यात्री नाम साहित्यिक उपनाम है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका जो है 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे। कह रहा है कि कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं। तो ये जो हो जाएंगे सुदामा पांडे धूमिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुदामा पांडे धूमिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कल सुनना मुझे ये रचना जो है बहुत ही फेमस है। ये रचना कब आता है इनका, 1979 ईस्वी में ये रचना करते हैं। और इसी रचना पर जो है सुदामा पांडे धूमिल को क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार धूमिल को मिलता है। इनकी एक रचना और फेमस है, संसद से सड़क तक कहे, किसकी रचना है, तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो इतना चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 15 हो जाएगा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके लेखक जो हो जाएंगे राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि राम कुमार वर्मा को चित्ररेखा काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो देव पुरस्कार इनको मिला हुआ है। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार, तो देव पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। अब देखिएगा हरिऔध जी का
एक महाकाव्य का नाम पूछा जाए तो प्रिय प्रवास आप याद रखेंगे, प्रिय प्रवास याद रखेंगे। और वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है, हरिऔध जी की ही क्या है, रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, इनका पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध, पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देख लीजिए। 16 कह रहा है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है, विदेशी पात्र है। तो ये चंद्रगुप्त के नाटक में क्या है, कार्नेलिया विदेशी पात्र है। और आप ध्यान रखिएगा जो चंद्रगुप्त नाटक है और अजातशत्रु नाटक है और स्कंदगुप्त नाटक है, ये तीनों नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। तो ध्यान दीजिएगा जो मैला आंचल उपन्यास है इसमें जो है मेरीगंज गांव का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पूर्णिया ज़िले में जो मेरीगंज गांव है उसी का वर्णन है। लेकिन आप बताइएगा जो मैला आंचल जो उपन्यास है ये कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। और इसका प्रकाशन कब होता है, 1954 ईस्वी में क्या होता है, प्रकाशन होता है। और मैला आंचल जो है उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये मैला आंचल उपन्यास रचित है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रेणु जी का और भी उपन्यास परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे पड़ती परिकथा हो गया, दीर्घतपा हो गया, जुलूस हो गया, कितने चौराहे हो गया, पलटू बाबू रोड हो गया। अब जो है आपसे एक बहुत ही हेवी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेणु जी का जो है अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, रेणु जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो इनका अपूर्ण उपन्यास याद रखिएगा राम रतन राय। अपूर्ण उपन्यास क्या है, राम रतन राय है रेणु का अपूर्ण उपन्यास। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत फेमस है। कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है उपन्यास है, क्या है जी, उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे चांद चाहिए भाई इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो है सुरेंद्र वर्मा है। कौन है, सुरेंद्र वर्मा जो है इसके रचनाकार हैं। अब ध्यान दीजिएगा इनके अगर नाटक का पूछा जाए कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक क्या है, कौन सा नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, तो याद रखिएगा इनका नाटक एक तो है द्रौपदी, क्या है इनका प्रमुख नाटक है, द्रौपदी प्रमुख नाटक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लीजिए। 19 कह रहा है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर कहता कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। यदि आपसे कहता कि कल्पलता कुटज, कल्पलता हो गया, कुटज हो गया, अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही क्या है, ये रचना है। अब देखिएगा अगर जो है भुला भट्टक के अगर आपसे पूछ लेता है कि वृंदावन लाल वर्मा की रचना, तो एक ही रचना इनका फेमस हो जाता है मृगनयनी। कौन सी रचना है, मृगनयनी इनका क्या है, फेमस है। अब देखिएगा अमृतलाल नागर की कुछ रचना है, जैसे अमृत और विष हो गया, मानस का हंस हो गया, सेठ बांके लाल हो गया, ये किसका है, अमृतलाल नागर का रचना है। थोड़ा सा आप देख लेंगे भगवती चरण वर्मा का रचना आप देख भी सकते हैं, जैसे भूले बिसरे चित्र है, क्या है, भूले बिसरे चित्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये किसका है, भगवती चरण वर्मा का। एक पूछता है चित्रलेखा कि चित्रलेखा किसकी रचना है, तो चित्रलेखा जो है किसका है, भगवती चरण वर्मा की ही क्या है, प्रसिद्ध रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए, भूले बिसरे चित्र हो गए, और चित्रलेखा किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर देख लीजिए। नायक
खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, ये कहानी जो है मनु भंडारी की है। किसका है? मनु भंडारी की है। मनु भंडारी के द्वारा एक रचना लिखा गया है आपका बंटी। कहे कि आपका बंटी किसकी रचना है? मनु भंडारी की है। अब कहे कि तिरियाहट, क्या बोले कि तिरियाहट जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये मैत्रेयी पुष्पा की क्या है? तिरियाहट रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएंगे कमलेश्वर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो है आंगन के पार द्वार रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को, और आंगन के पार द्वार पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहता है कि भाग्य रेखा, क्या कहता है? कहता है कि भाग्य रेखा जो है ये किसका कहानी संग्रह है? तो ये भीष्म साहनी का क्या है? कहानी संग्रह है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो नासिरा शर्मा का जो कहानी संग्रह हो जाएगा पत्थर गली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 कह रहा है कि विकलांग श्रद्धा का दौड़ इनमें से किस विधा की रचना है? तो जो विकलांग श्रद्धा का जो दौड़ है ये जो है आपका व्यंग है। क्या है जी? व्यंग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह व्यंग जो है विकलांग श्रद्धा का दौड़ किसके द्वारा लिखा गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई के द्वारा। हरिशंकर परसाई के द्वारा यह व्यंग लिखा गया है। और आप ध्यान देंगे इसके अतिरिक्त जो है इनका और भी व्यंग है। जैसे देख लीजिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, भूत के पांव पीछे है, सुनो भाई साधो है, और तुलसीदास चंदन घिसे। ये इनका क्या है? व्यंग रचना है। एक बार और सुन लीजिए हरिशंकर परसाई का व्यंग कौन कौन सा है? इनका है ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, भूत के पांव पीछे हैं, सुनो भाई साधो हैं, और एक जो है तुलसीदास चंदन घिसे हैं। और प्रेमचंद के पुराने फटे जूते शायद इन्हीं का लिखा गया है। आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 24 नंबर, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन जो है आपका जो है रामचंद्र शुक्ल का है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल का फेमस क्या है? कथन है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल का क्या नाम दिए हैं? तो ये आदिकाल को बोलते हैं बिजवप्पन काल। क्या बोलते हैं? आदिकाल को बिजवप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। आप बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ऐसा रचना है जिस पर उनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है आलोक पर्व रचना पर क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देख लीजिए। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौष्ठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? सौष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी को बोला गया है सौष्ठवादी आलोचक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जो है हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी ये लिखे हुए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इन्हें लोकवादी आचार्य माना जाता है। कौन सा आचार्य? लोकवादी आचार्य माना जाता है। और जो बाबू गुलाब राय हैं इन्हें शास्त्रीय आलोचक भी हम लोग कहते हैं। शास्त्रीय आलोचक इन्हें
कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर देख लीजिए। 26 कह रहा है कहानी, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है आपके नामवर सिंह हैं। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि आपसे बोला जाए कि नामवर सिंह को किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है नामवर सिंह को, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देख लीजिए। 27 कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है। ये जो आवारा मसीहा है इसकी विधा आपसे पूछा गया है, तो इसकी विधा जो है इसमें जीवनी दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें किसकी जीवनी का वर्णन है, तो याद रखिएगा इसमें जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है, इसमें जीवनी को दिखाया गया है आवारा मसीहा में। और आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है आवारा मसीहा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। विष्णु प्रभाकर जो हैं ये किस प्रकार के लेखक हैं, तो याद रखेंगे ये जो है बांग्ला लेखक हैं। बांग्ला लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनकी कुछ रचना देख लीजिए। जैसे है इनका रचना जो है ढलती रात है, ढलती रात है, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जो है फेमस रचना है विष्णु प्रभाकर का, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जूठन जो है आत्मकथा है, क्या है जी? जूठन आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन जो है क्या है, आत्मकथा है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति का सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है अमृतलाल नागर को सुरक्षित रखने के लिए, अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में ये लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पर? आलोक पर्व नामक रचना पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला है आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा इसके रचयिता जो है राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल की रचना याद रखेंगे। कहे आपसे कि झूठा सच जो है किसकी रचना है, तो ये जो है यशपाल की रचना है झूठा सच। अमृतलाल नागर का देखे थे अमृत और विष रचना है। उसके बाद बूंद और समुद्र है। उसके बाद सुहाग के नुपुर हैं, सेठ बांके लाल हैं, इन्हीं की रचना है। अब देखिएगा वृंदावन लाल वर्मा का आप देखे थे मृगनयनी, क्या देखे थे, मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा कहे कि जिंदगी मुस्काई किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है जिंदगी मुस्काई नहीं है, जंजीरें और दीवारें हैं। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जिंदगी मुस्काई ये कन्हैया लाल मिश्र की रचना है जिंदगी मुस्काई। कहे कि कवि बचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर देखिए। 31 नंबर कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए 31 नंबर, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ये जो है माटी की मूर्तें जो है आपका क्या है, रेखा चित्र है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। माटी की मूर्तें जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा माटी की मूर्तें रेखा चित्र लिखा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 32 नंबर। करें कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसे माना जाता है आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और कहे कि भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है, 8 है। और भरत मुनि अपने रसों को किस ग्रंथ में बताए हैं, तो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि रसों की संख्या कितना बताए हैं, 8 बताए हुए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, कुछ 34 नहीं 33 नंबर देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि निर्वेद का स्थायी भाव, निर्वेद जो है किसका स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये निर्वेद होता है। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगर आपसे कहे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, याद रखिएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देख लीजिए। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है स्वर भंग जो है संचारी भाव नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा संचारी भाव की एग्जाम में संख्या पूछा हुआ था स्टेट 2025 में कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो होती है 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। और आप याद रखिएगा कि संचारी भाव को ही हम लोग बोलते हैं व्यभिचारी भाव। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मात्रिक सम छंद नहीं है, मात्रिक सम छंद नहीं है। तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे। ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक है चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के। तो समझिएगा ये सम मात्रिक छंद का क्या है, ये हमारा ट्रिक है। तो च से क्या हो जाएगा, चौपाई, तो चौपाई दिया है तो होगा नहीं। रो से क्या होगा, रोला हो जाएगा। और गीत से क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। हरि से हरि गीतिका हो जाएगा। बच रहा है आपका उलाला, तो उलाला ही क्या होगा आपका मात्रिक सम छंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है। तो शालिनी जो है ये क्या है, वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका रोला और गीतिका जो है ये सम मात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देख लीजिए। चरण में मात्राओं की संख्या, चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है, मात्रिक छंद का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चौपाई है पहला, पीयूषवर्धक है, रोला है, गीतिका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चौपाई जो है सम मात्रिक छंद है, रोला भी सम मात्रिक छंद, गीतिका भी क्या है, सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद में कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी, आपका समान होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देख लीजिए, कह रहा है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा ये पंक्तियों, इन पंक्तियों में जो है परिसंख्य अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्था अलंकार, दूसरा शब्दा अलंकार, तीसरा जो होता है उभया अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी कि आगे जो है नदी पड़ी हुई है, लोग अभी सोचा ही जा रहा है कि घोड़ा उस पार कैसे उतरेगा। राणा अभी सोच ही रहा है, तब तक घोड़ा उस पार चला गया। यानी कि यहाँ पर जो है बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा जी, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर झलक रहा है। चलिए आपको हम ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं। देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उपमा अलंकार में क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी सा,
सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार में क्या किया जाता है कि निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। रूपक अलंकार का आपको हम पहचान बताए थे कि जहाँ पर ऐसा चिन्ह मिल जाए शब्दों के बीचों बीच, वहाँ रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द दो बार आया हुआ है और यहाँ पर बेनी बेनी का अर्थ जो है अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब अर्थ अलग अलग होगा तो यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सलेश अलंकार में होता क्या है कि एक ही शब्द दिया रहता है, एक शब्द दिया रहता है लेकिन उसी में उसका कई अर्थ चिपका रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको हम पहचान बताए थे कि जिस वाक्य के बीच में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु और ज्यों शब्द दिया रहे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। कह रहा है कि उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार इसका डिस्कशन हम कराए होंगे। ये जो हुआ है कलकत्ता से क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। और कब प्रकाशित हुआ है तो याद रख लीजिएगा, डेट भी याद रखिए आप, 30 मई 1826 को क्या हुआ है, कलकत्ता से क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। अगर पूछा जाए कि इसके जो है संपादक कौन है, तो याद रखिएगा इसके संपादक जो हैं पंडित जुगुल किशोर है। कौन है जी, पंडित जुगुल किशोर जो है इसके संपादक हैं। इतना चीज़ याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी। तो ये जो है भारतेंदु का क्या है, मैगजीन है, पत्रिका है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पंडित जुगल किशोर का क्या कौन सा है था जी, उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड था। आप देख लीजिए भारतेंदु की एक पत्रिका है कवि वचन सुधा, कौन सी है, कवि वचन सुधा। बाला बोधनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। 43 नंबर कह रहा है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है हवा में हस्ताक्षर के लिए। हवा में हस्ताक्षर इनका क्या है, काव्य कृति है। इसी काव्य कृति पर जो है कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। तो इनके प्रस्तावक का नाम था गोपाल स्वामी अयंगर था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अगर कहा जाए कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, कौन है जी, मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की क्या दिया था, उपाधि दिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 45 नंबर हो जाएगा। कह रहा है 45 नंबर, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो ये जो है आपका जो है 351 में क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और याद रखिएगा 351 में ही राजभाषा से संबंधित राजभाषा का प्रचार प्रसार का वर्णन जो है 351 में ही किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा 343 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बताया गया है। 348 भी बहुत फेमस है, कई बार पूछा है सेट में। इसमें ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है हिंदी होगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आप चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जो है हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं।
अगर कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है संविधान में, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देख लीजिए, व्याकरण से क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है तो ध्यान रखिएगा, तुम जो है ये मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है ना। मुझ में, हमको जो है, हमको और मुझ में, यहाँ पर अगर मुझे कहा रहता, मुझे अगर कहा रहता तो ये उत्तम पुरुषवाचक में हो जाता, लेकिन मुझ में कहा है तो नहीं होगा। तो उत्तम पुरुषवाचक वाला एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया आपके पास। 46 का क्या हो जाएगा, नहीं उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी जो है हमको और मुझ में जो है कौन सा सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपदान कारक में बहुवचन रूप होगा, तो इसका बहुवचन रूप में होगा किन्हीं से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और आपसे कहे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम की कुल संख्या जो होता है 11 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 48 नंबर की भोजनालय का संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा भोजन धन आलय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें जो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आपको हम बताए थे कि जब भी य और व से पहले आधा अक्षर मिलता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। कहा जाए कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक, क्या हो जाएगा, अति धन अधिक जो होगा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सत्य धन भावना, सत्य धन भावना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य धन भावना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, और 51 नंबर कह रहा है कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है। जब भी यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है अव्यय होता है, प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कर्मधारय समास में आपको, तो विशेषण और विशेष्य मिलता है। क्या मिलता है, विशेषण और आपको मिलता है विशेष्य मिलता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है। आप याद रखिएगा यहाँ से कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 52 देख लीजिए। 52 भी बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है मातृहंता में कौन सा समास है, तो इसमें जो होगा तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। मातृहंता तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। कह रहे कि नील कमल शब्द में कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। अभी आपको हम बताते आ रहे हैं। देखिए नील का मतलब नीला, तो यहाँ पर आपको विशेषण मिल गया,
और कमल जो है आपका क्या है, विशेष्य है, यानी कि कमल संज्ञा है और जो संज्ञा होता है वही विशेष्य होता है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य आता है वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 करें, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो नीलकंठ किसको बोला गया है, शंकर जी को बोला गया है। और पिछले सेट में बताए थे कि जहाँ देवी देवता का नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 कह रहा है कि उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है इसका संधि विच्छेद अगर कीजिएगा तो क्या होगा, उपधन चार हो जाएगा। तो इसके पहले वाला यानी कि जो मूल शब्द है इसके पहले वाला ही क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। तो क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बताइए कि बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान, छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो छोटा ऊ का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। छोटा ऊ का है चाहे बड़ा ऊ का है, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कह रहे हैं कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो है प्रत्यय है आपका अवता प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न कह दे कि आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो आ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 57 हो जाएगा। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। नयन में कौन सा कृत प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपका जो है अन प्रत्यय है, अन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कहे कि नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में जो है आयादी स्वर संधि है। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रत्यय जो होता है दो प्रकार का होता है, एक जो होता है कृत प्रत्यय होता है और एक तदित प्रत्यय होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें प्रत्यय जो होगा आपका आव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अनिल, अनिल का प्रवाची शब्द है। तो इसका प्रवाची शब्द अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब होता है समीर होता है। क्या होता है, समीर होता है, पवन होता है, वायु होता है, हवा होता है। तो आप देख लीजिए कि अनिल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। यहाँ पर अनल जो है किसका प्रवाची शब्द है, आग का है, ठीक है ना, आग का है, दहन का कह सकते हैं, इसको पावक बोल सकते हैं, इसको ज्वाला बोल सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में पक्षी शब्द का प्रवाची नहीं है। पक्षी का प्रवाची इसमें कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विहंग भी पक्षी का प्रवाची होता है, खग भी, और शकुंत भी पक्षी का प्रवाची होता है, लेकिन गाछ जो है ये पक्षी का प्रवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देख लीजिए। करें कि वनिता शब्द का प्रवाची शब्द है। तो वनिका, वनिता का मतलब होता है महिला होता है। महिला बोल सकते हैं, नारी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 62 हो जाएगा। 62 नंबर कह रहा है प्रश्न, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध, दूध का पर्याय नहीं है, मतलब दूध का प्रवाची शब्द नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा अमीय जो है दूध का प्रवाची नहीं है। ये किसका प्रवाची शब्द है, अमीय, पीयूष, ये जो है अमृत का प्रवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। दूध का प्रवाची शब्द जो होता है आपका पेय होता है, दुग्ध होता है और गोरस होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हम लोग का डी हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत, असंगत का मतलब होता है गलत कौन दिया है, युग में आपको देखना है।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अमर का मर्त जो होता है विलोम शब्द नहीं होता है, तो यही क्या है आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अंतरंग का बहिरंग होता है, अनुराग का राग होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। जो गलत था उसी को चुनना था। चलिए आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। आरोह का विलोम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आरोह का, अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 65 नंबर, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं। यानी कि खड़ी बोली का पहला कवि जो है किसे माना जाता है, तो ये जो है ये माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। लोक कवि माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। और आप याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि भी बोला गया है मैथिली शरण गुप्त को। और ये राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिलता है जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना पर, उर्वशी रचना पर क्या मिला है इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और कब मिला हुआ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर पूछा जाए कि पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो इनका पहला काव्य संग्रह जो है इनका अनामिका है, याद रखेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, निराला जी की रचना जो है जूही की कली है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है, ये किसकी है, निराला जी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।